नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे, जिस कंपनी में क्या-क्या पोटेंशियल क्रिएट करती है वो डेटाबेस ही हमारे सामने दर्ज करती है और कंपनी जो डील करती है वो मार्बल्स और ग्रेनाइट में डील करती है। पहली बात, जो बिज़नेस मॉडल कहती है इसको लेकर के जो मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है ऑफ द नेचुरल स्टोन को लेकर के, जो स्टोन सर्च करते हैं और उस पे वो कामकाज करते हैं। इसके अलावा इनकी बात कहा जाए तो कंपनी की वेबसाइट्स के बेसिस पे काफ़ी सारे ग्रेनाइट और मार्बल्स की इन्होंने विजुअल्स डाल के रखी है जिनके अलग-अलग प्रोडक्टिविटीज़ हैं, अलग-अलग काम होती है इसको लेकर के। जहाँ पे स्टोन को लेकर अब देखा जाए तो स्टोन में इनमें ग्रेनाइट स्लैब्स हैं, ग्रेनाइट कटर स्लैब की बात कहती है, मार्बल्स की बात कहती है, स्टोन टाइल्स में रेगुलर टाइल्स हैं, एक्सेल टाइल्स की बात कहती है। मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ पता है? उसके पीछे एक वजह है और वजह क्या कहती है इसको लेकर के, जो इनका प्रोडक्ट रेंज चाहे वो मार्बल्स हों, ग्रेनाइट्स हों या फिर एक्सटॉटिस एक्सक्लूसिव हो, जो खास करके मार्बल्स और टाइल्स का डिमांड लगातार आजकल बढ़ती जाती है क्योंकि विकसित भारत के तौर पे है। लेकिन लेकिन की बात ये है इस कंपनी में कुछ ऐसे निवेशकों का लिस्ट हमें सामने निकल के आई जो निवेशकों एक बड़ी सुपर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आती हैं। इनकी कई सारी कंपनियों में कितनी परसेंट की होल्डिंग है उसमें मैं एक नज़र झलक दिखलाता हूँ। एक हमारी सामने सुपर इन्वेस्टर के नाम पे निकाल के आते हैं और हमने सोचा कि चलो जो सुपर इन्वेस्टर सोचते हैं क्या वो कंपनी में इस तरह की पोटेंशियल क्रिएट करती है या नहीं। एक सुपर इन्वेस्टर है जिनके पास कई सारे कंपनी, मुझे लगता है कि 100-200 कंपनी में इनकी होल्डिंग होगी। वो यहाँ पे अल्टीमेटली करीब 8% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? 8% की होल्डिंग होल्ड करते हैं इस कंपनी में। और इतना ही नहीं, यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे तो उसमें इनकी जो नेटवर्थ की बात किया जा रहा है वो इतनी अट्रैक्टिव है कंपैरिजन टू द सेल्स को लेकर के, अर्थात इनके पास ये समझ में आता है कि बुक वैल्यू से आज भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। अब यहां से देखिए नेटवर्थ का पोजीशन लगातार क्या कर रही है, जगह क्रिएट कर पा रही है, लेकिन सेल्स इसका घटता जा रहा है। क्या हो रही है? सेल्स घटता जा रहा है। वैसे ही हम इसके कंसोलिडेटेड डेटा भी देखें तो शायद नियर अबाउट सेम की बात करें जो कि स्टैंडअलोन डेटा और कंसोलिडेटेड डेटा। अब इसमें यदि हम देखें पहले क्या कि बुक वैल्यू से काफी छोटा सा स्टॉक है। बुक वैल्यू 140 का है, करंट मार्केट की प्राइस करीब 62 रुपए। इंडस्ट्रियल के पी जो है 33 एक्स के अकॉर्डिंग काम करता है, मल्टीपल के अकॉर्डिंग काम करता है और यहाँ जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट की वजह से हमारे सामने अंडरग्राउंड मार्केट में वो कैप्चर नहीं हो पाता है। अब यदि ड्रोन से पिक्चर लेते हैं, आरओ दोनों निगेटिव की बात कहती है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितनी कंपनी में काफी छोटा सा है। करीब 90 करोड़, 90 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर हैं और फिलहाल ये 55 करोड़ की कंपनी रही है। 55 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, जिसमें से जो शेयर है उसमें से 44% के नियरली जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के हाथों में है। अब आती है अगली कड़ी, और क्या यही जानने वाले इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो करीब 9,000 से 10,000 की लिस्ट आती है शेयर होल्डर को लेकर के। और रिसेंटली की बात करूं तो इसमें कुछ हमने बल्क डील देखा था सामने, और वो कि एक बल्क डील लगातार अपने पैनिक की बेसिस पे मार्केट को सेंटिमेंट क्रिएट करते हुए कुछ उसमें क्रिएट किया जाता है। और एक बल्क डील में ये होता है कि कुछ ऐसे पार्टियां जो उनका काम है ट्रेडिंग पर्पज से है, वो मार्केट में आना है, जाना है और अपनी सेटअप बनाना है, इस सब तरह की चलती रहती है। लेकिन इसकी उन पार्टों को देखिए जिन पार्टों को लेकर के हम अक्सर डाउटफुल रहते हैं, जो आखिर जो नेट प्रॉफिट की नंबर है आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या कहती है, और जो सेल्स के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग था वो क्या दर्ज करती थी। इसको लेकर के तो 36% की बात कहती है, उसको लेकर कुछ और बात कहती है। तो कंपनी 1989 में बनी थी, माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स लिमिटेड, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट engaging in the manufacturing process of the trading granite slab styles, marbles, slab styles, विंड मिल्स, पावर जनरेशन इन द रियल्टी बिजनेस में इनका कारोबार रहा। अब ये जितने सारे कारोबार की बात उन्होंने कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि इनको सेगमेंट वाइज भी जानना जरूरी है कि आखिर किस बिजनेस से कितना ज्यादा पैसा कमा। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट कम ही है, 0.07 का नंबर कहते हैं, करंट रेशो का नंबर थोड़ा सा ज्यादा की बात कहती है। इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें इस कंपनी एक नजर इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की,
क्वार्टरली रिजल्ट कहता है कि यहाँ पे जैसे हमने ईयरली रिजल्ट देखा कि मार्केट में इसमें नेटवर्थ की पोजीशन लगातार बढ़ी है, सेल्स और बाकी पार्ट नीचे नीचे गिरती नजर आती है ट्रेंडिंग में। यहाँ भी वैसे क्वार्टरली डेटा कहती है कि यहाँ पे चाहे आप यू वाई वाई से कंपेयर करें, चाहे आप क्यू और क्यू से कंपेयर करें, दोनों तरफ से इसमें सेल्स में गिरावट ही दर्ज कर, जबकि कुछ कुछ बड़ी रैली क्रिएट करने वाली है क्या, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि इसकी चार्ट को देख करके लगता है कि मार्केट एक लगातार ब्रेकआउट कर रही है। पुराने रिकॉर्ड जो था इनका हाई टू हाई, उसके पास पहुंचने की पहुंच गई। अब इनके पास हायर टू हायर ये अमाउंट बनती है जिसको क्या सस्टेन के लिए आगे मूव कर सकती है। इसके लिए जब हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें नंबर में, वो कहती है कि सेल्स तो बहुत ज्यादा नहीं था। नंबर की बात मतलब प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। ईयरली ग्रोथ कहती है कि लास्ट 12 महीने के डेटा में नेगेटिव इंपैक्ट ही डालती है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में डिमेरिट दर्ज करती है। सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा क्वार्ट क्यू और क्यूर की बेसिस पे। तो अच्छी बात क्या निकल के है, जबकि कंपनी के पास खर्चा लगातार बढ़ा है, कंपनी की खर्चा लगातार बढ़ती नजर आती है। और जो इसको लेकर के हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो वो ये कहती है, जो कंपनी ऑलमोस्ट पिछले क्यू और क्यू बेसिस पे जून से कंपेयर यदि हम सितंबर को करते हैं तो इसमें पैनिक क्रिएट क्या हुआ, इनमें आपने हर जगह पे देखा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। सेल्स भी नेगेटिव से लेकर के प्रॉफिट परसेंटेज तक में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, जिसके बेसिस पे जो नेट इनका मार्जिन रहा वो करीब 3% नुकसान बुक करती नजर आई है। 3% नुकसान बुक कर रही है, जबकि इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि नियरली करीब 1% के आसपास की नेट प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करती है। तो यहाँ पे नेट प्रो इनका मार्जिन ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा नुकसान बुक कर रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा ही बात कहती है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम भी काफी ज्यादा रहा, इसलिए हमने वहां पे कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने का देखा। यदि रिस्क एनालाइज को देखेंगे कंपनी में तो रिस्क काफी ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क नंबर ऑफ रिकवरी को लेकर के काफी ज्यादा की बात करती है, ऑलमोस्ट करीब 5 महीने की बात किया जाता है, लेकिन उस 5 महीने में जो रिस्क फैक्टर है वो 36% का बिजनेस मॉडल पे, सेल के बेसिस पे 36% रिस्क फैक्टर दर्ज करती है। लेकिन अच्छी बात ये रही, जो कंपनी अपनी कर्ज को लगातार पे आउट कर रही है, लेकिन कहां से? उनकी वेटेज वैल्यू कम होती जाती है, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट का वेट क्या हो रहा है, कम होती जाती है। तो ये इनके लिए सेंटिमेंट भी क्रिएट करता है। तो मार्केट चलने के पीछे वजह क्या है? क्या सुपर इन्वेस्टर ही है जिन्होंने कभी रिकमेंडेशन किसी जमाने में दिया होगा, हो सकता है, या यदि वो सोशल मीडिया में होंगे तो। अदरवाइज यदि मैं इनकी बातों को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो करीब 43% की होल्डिंग रही। एफ आई डी आई की कोई होल्डिंग नहीं। कुछ बड़े सुपर इन्वेस्टर हैं, 2-3 लोग हैं, और ऑलमोस्ट 9-10 हजार लोगों का भीड़ भी इकट्ठा है इस कंपनी में। और पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे क्राउड काफी ज्यादा है, पर वो निगेटिव इंपैक्ट की वजह से शो नहीं करता क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफी छोटी सी है। इसको लेकर के जब हमने इनके कुछ और पहलू की तरफ मूव किया तो वो समझ में आती है कि इनका जो कॉर्पोरेट एक्शंस था कंपनी को लेकर के, वो कहती है कि इनका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड 2022 तक रहा, क्योंकि इस बार कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं, कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं। एनालिसिस पार्ट ये कहते हैं कि इस स्किनर के बेसिस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ अच्छी बातें शामिल करती है और काफी सारी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। आखिर इसमें हुआ क्या? फंडामेंटली कहती है कि नहीं उतनी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न की होती है। तो मार्केट में कुछ ऐसी पैनिक है जहां पे मार्केट में रिटर्न अच्छे खासे क्रिएट होते हैं। और इसमें भी ट्रेंडिंग फिलहाल के लिए अप साइड के लिए अप ट्रेंडिंग की मूव देखने को मिला है माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स के अंदर। और विदाउट किसी रिकमेंडेशन एडवाइजरी को हम हमेशा बात करते हैं, हर एक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। जहां तक पुराना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे मार्केट में जब से देखा गया इसकी स्टॉक में लगातार वृद्धि ही दर्ज करती है, कभी नुकसान दर्ज नहीं किया है। लेकिन ये तो टाइम फ्रेम की बात है। कल या इसमें पहले देखा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपेयर करें तो लंबी गिरावट थी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक अच्छी खरीदारी, और लोगों ने काफी खरीदारी भी किया, डिमांड बढ़ी थी, और मार्केट की ये सिचुएशंस रही है। हम जानने की समझने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, कुछ न्यू भी कंसेप्ट की बात करते रहते हैं विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी को लेकर के।
यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।